हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके और अपने घर वालों का और थोड़ा बहुत हमारा मतलब हमारे एक्सपी क्लासेस चैनल का भी नाम रोशन हो सके। तो बढ़ते हैं अपने नए नए लेक्चर में। चैप्टर तो वही पुराना है हमारा, कौन सा नवा चैप्टर या 9th नंबर का जो चैप्टर हमारा वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो आज का टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक के बारे में ऐसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ा नहीं था। पहले मतलब ये नहीं कि सदियों पहले या 100 150 साल पहले। सब पहले का मतलब ये कि आपने जो 2 लेक्चर अभी आपने पहले देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे वो देख करके आए, नहीं उनका मतलब यहाँ पर आपको कुछ समझ में आने नहीं वाला, आएगा थोड़ा बहुत आएगा, फिर आपको मजा नहीं आएगी या फील नहीं आएगा, मजा नहीं आएगी तो फिर मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो आप चले जाओगे छोड़ कर। उसमें हमारा नुकसान है, आपका भी नुकसान। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे नंबर आएंगे? तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? किसके बारे में? प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे अध्याय का नाम क्या क्या था पहले ये बता दें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आके डायरेक्ट इसी लेक्चर में बैठे होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि चैप्टर कौन सा चल रहा है, और चैप्टर का नाम पीछे लिखा भी नहीं है तो उन्हें और पता नहीं होगा। तो चलो हम बता दे रहे हैं, हमारा जो आज का लेक्चर वो चैप्टर का नाम है वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये हमारे अध्याय का नाम है। और टॉपिक का नाम क्या है हमारे? प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आर ई। जिसे हमने क्या बोला था? आर ई। आर ई जो होती है ना काटने वाली, वही सेम काम होता है इस आर ई का भी। इसको हम बोलते हैं क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसका जब शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे तो आर ई निकल के आता। नाम से भी उसके चल रहा है और काम भी उसका वही है, आर ई वाला काम है इसका। किसका? हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो ऐसा तो है नहीं है कि आपको इसके बारे में बताया नहीं गया, बहुत कुछ बताया गया इसके बारे में, लेकिन अभी बहुत कुछ से थोड़ा बहुत और कुछ बता देंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या चैप्टर का नाम क्या है हमारे। चैप्टर का नाम है हमारे जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है भाई। अब जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रम। अब बायोटेक्नोलॉजी शब्द से ही आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और टेक्नोलॉजी तो है ही भाई। अभी तक आपने जितने लेक्चर जिन्होंने देखे होंगे उन्हें पता चला होगा कि ये टेक्नोलॉजी की ही बात हो रही है इस पूरे चैप्टर में। बस कौन सी टेक्नोलॉजी है? लेकिन इंजन वगैरह नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पर क्या बनाते हैं हम? मनुष्यों को जरूर बनाते हैं, या मनुष्यों के लिए चीजों को जरूर बनाते हैं। ठीक है, मनुष्यों को बनाते मतलब ये नहीं भगवान हो गए मनुष्य को बना रहे हैं, मनुष्य के लिए कुछ ऐसी चीजों को बना रहे हैं जिनकी उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है जीवन में, या जिनकी वो उत्पत्ति या उनका उत्पादन उस मात्रा में नहीं कर पाते जितनी उनकी जरूरत होती है। वो हमें इस अध्याय में कंप्लीट करना है। ठीक है मास्टर, अब ये बहुत हो गया, आपने अब चैप्टर में आगे बढ़िए, कब तक आप टाइम पास करते रहेंगे? तो भाई बढ़ते हैं, थोड़ा सा तो जरूरी है आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है हमारा? आर ई। वो जो आर ई होती है ना इस टाइप की। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ ये तो आप बना लोगे, जो सब्जेक्ट वाले डायग्राम होते हैं वो नहीं आपसे बनते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से बना लोगे। ठीक है, इस टाइप की कुछ आर ई होती है ना, इसको पकड़ के ऐसे काटते हैं लकड़ी को। ठीक है, तो ये आर ई पढ़ना है। ठीक है, इसका भी काम यही होता है। ठीक है, आर्ट हो गई, अब थोड़ा पढ़ाई हो जाए। प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, अब प्रतिबंधन जो एंजाइम की खोज हुई थी वो मान लीजिए के हिसाब से तुक्के से हुई थी। ठीक है, तुक्के से नहीं मान लीजिए तो मेहनत से मान लीजिए, लेकिन हुई ऐसी थी खोज। खोज हमेशा ऐसी होती है सडनली, फिर उसमें साइंटिस्ट का इंटरेस्ट आता, फिर वो देखते हैं। ठीक है, तो ये बात है कई सौ साल पुरानी। ठीक है, 150 200 साल पुरानी बात है, नहीं इतनी भी पुरानी बात नहीं है। ये बात है 1963 की। ठीक है, 1963 में देखा गया कि क्या थे हमारे बैक्टीरिया थे, उनके ऊपर बैक्टीरियोफेज का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? कुछ बैक्टीरिया थे जिनके ऊपर बैक्टीरियोफेज जानते हो आप? जो बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा दे। अभी तक आपने सुना था, इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। अभी तक आपने सुना था कि बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कोई चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वायरस, और वायरस को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। वायरस क्या है? अमर है। ठीक है, वो कभी मरते ही नहीं है। ये चीज शायद आपको पता होगी, नहीं पता तो फिर आपकी पढ़ाई बहुत बेकार चल रही है। ठीक है, क्योंकि वायरस क्या होता है, कोशिका के बाहर रहता है तो वो कणों के रूप में हो जाता है, कंकड़ के रूप में हो, जैसे कोशिका के अंदर चला जाता है वो एकदम शैतान बन जाता है। तो क्या था,
1963 की बात है। 1963 में देखा गया कि कुछ बैक्टीरिया थे जिनके ऊपर बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, भोजी मतलब उसका भोजन करने वाले, ठीक है, जो भी क्या थे, वायरस थे, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे। क्यों नहीं दिखा पा रहे, ये रीजन आपको बताते हैं। देखो क्या होता है, आपने इतना तो देखा होगा, ये बैक्टीरिया है, क्या है भाई, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, इसका आनुवांशिक पदार्थ होगा भाई, इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ होगा, ठीक है। अब बाहर से एक शैतान आया घूमते फिरते, ठीक है, उस शैतान को हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरस, ठीक है। उस वायरस, उस शैतान को हमने क्या बोल दिया भाई, उस शैतान को हमने बोल दिया वायरस। और वायरस के अंदर होता है क्या, फिर थोड़ा इसको क्या करते हैं, इसको रेड से बनाएंगे, इसको ग्रीन से बनाएंगे, ठीक है, ये अच्छा होता है हमारे लिए, ये भी होता है, लेकिन उपयोग की बात है। ये आपको समझ में आया, ये वायरस है, ये जीवाणु भोजी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, जीवाणु भोजी। वो क्या आया, किसके ऊपर, नाम लिख दिया इनके, नाम आपको इनके पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, जीवाणु होगा भाई। अगर इनके आपको नाम पता होंगे और पता नहीं भी होंगे तो पता होने चाहिए भाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, जीवाणु या बैक्टीरिया। और ये हमारा क्या है, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बच्चे बहुत गधे हैं। तो ये क्या करता था, अपना आनुवांशिक पदार्थ, अरे भाई दोनों आ जाओ, क्यों बुरा मान रहे हो, दोनों को बुलाया है, चलो एक एक करके लाएंगे दोनों को। तो ये क्या करता है, अपना आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर छोड़ देता है, ठीक है। जब ये आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर छोड़ देता था तो ये जो आनुवांशिक पदार्थ किसके अंदर, किसके द्वारा आया, वायरस के द्वारा, ये पूरी बैक्टीरिया की मशीनरी को अपने कब्जे में ले लेता था और अपना काम करवाता था इनसे और इनको मार देता था अंत में। ये तो आपको पता है। लेकिन क्या हुआ, देखा गया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके ऊपर ये जो हमारे बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु भोजी है, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे, अपनी वृद्धि नहीं करवा पा रहे। फिर बाद में इन बैक्टीरिया के ऊपर खोज की गई तो इसमें क्या मिले, हमें दो प्रकार के एंजाइम मिले। क्या प्रकार, दो, कितने प्रकार के एंजाइम मिले, दो प्रकार के। एक एंजाइम क्या करता था, मिथाइल ग्रुप को, चलो यहां पर हम बना देते, ये हमारे क्या, मिथाइल समूह, ये मान लीजिए क्या है, मिथाइल ग्रुप है हमारी, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप या मिथाइल समूह। तो वो जो हमारा एंजाइम था, दो एंजाइम मिले थे हमें इसके अंतर्गत। कौन कौन से एंजाइम मिले थे, कौन कौन से दो एंजाइम मिले थे हमें इसके अंतर्गत, दो एंजाइम मिले थे। एक था हमारा कौन सा, जो मिथाइल ग्रुप को क्या करता था, इस डीएनए से जोड़ देता था, और एक मिला था हमें जो इस जीवाणु भोजी के द्वारा भेजा गया आनुवांशिक पदार्थ था उसको तोड़ देता था। देखो पहला एंजाइम क्या करता था, ये जो हमारे मिथाइल ग्रुप है, अरे इनको ऐसे बनाने से तो सीधा बना दे, वो क्या करता था, तुरंत हमारा बैक्टीरिया का जो आनुवांशिक पदार्थ था उसके साथ मिथाइल समूह को जोड़ देता था, ठीक है। ये किसने किया, जो पहला एंजाइम था, ठीक है, उसको मिथाइलेज करके एंजाइम का नाम होता है, उसको जिक्र नहीं है ना, एनसीईआरटी बताएगा ना, उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। पहला एंजाइम था जो क्या करता था, मिथाइल समूह को किसके साथ जोड़ देता था, बैक्टीरिया का जो भी हमारा आनुवांशिक पदार्थ था उसके साथ जोड़ देता था। और दूसरा जो हमारा था, दूसरा एंजाइम, वो क्या करता था कि जो भी बाहर से, चलो मान लिया हमने किसके अंदर बाहर से कोई क्या आया है, ये वायरस का क्या आया, आरएनए आया, तो इस वायरस के आरएनए को खत्म करने के लिए एक एंजाइम था, वो क्या करता था, इसको क्या करता था, खत्म कर देता था। बाहर से जो भी वायरस का डीएनए आता था या आनुवांशिक पदार्थ आता था उसको वो खत्म कर देता था। तो पहला एंजाइम क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप को जोड़ दे रहा, किसके साथ, जो भी हमारा बैक्टीरिया है उसके डीएनए के साथ। दूसरा काम क्या कर रहा, जो भी वायरस का डीएनए आया है या जो भी आनुवांशिक पदार्थ आया उसको काट करके अलग कर देता था, ठीक है। जब बाद में इनमें खोज की गई तो पता चला कि जो दूसरा एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा, हमारा प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो क्या करता है, डीएनए को विशिष्ट जगहों से काट देता है। समझे आप, इसकी डीएनए से बुराई चलती रहती है हमेशा। जैसे मान लो ये डीएनए है, क्या है हमारा, ये डीएनए। अब हमारा क्या आया, थोड़ा सा कैची बना के देखें क्या, शायद बन जाए, बन जानी चाहिए, ठीक है। ये मान लो हमारे पास कैंची थी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, ठीक है, बहुत वाहियात बना है मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा। ये हमारा क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। ये क्या करता था, डीएनए को विशिष्ट जगहों से क्या करता था, काट देता था। विशिष्ट जगहों से क्या करता था, ये काट देता था, ठीक है। वो विशिष्ट जगह कौन सी होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समझ में आया 1963 में दो एंजाइम की खोज की गई,
ठीक है। पहला एंजाइम क्या करता था, मिथाइल ग्रुप को बैक्टीरिया के अनुवांशिक पदार्थ से जोड़ देता था, ठीक है। दूसरा क्या करता था, जो भी वायरस या जो भी चीज बाहर से आई है, जो भी अनुवांशिक पदार्थ आया, उसको ये एंजाइम क्या करता था, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता था, जिससे उनका कोई काम नहीं बचता था, पूरी तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब इसी के अंदर वो उपस्थित है, हमारा कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसने खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटा? क्योंकि उसके पास आंखें तो होती नहीं है, कौन सा वायरस का कौन सा हमारा, उसको तो बस अपने हिसाब की चीजें दिखी तो उन्हें काटना शुरू कर दिया। तो वो इसलिए नहीं काट पाता, क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या होते थे, मिथाइल ग्रुप क्या होते थे, इसके साथ जुड़ जाते थे। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार के क्या थे हमारे एंजाइम थे। क्या थे? दो प्रकार के एंजाइम। पहले नंबर पर कौन थे? जो मिथाइल ग्रुप को इसके साथ जोड़ देते थे। दूसरा क्या थे? जो वायरस के द्वारा आनुवंशिक पदार्थ आया उसको विशेष खंडों पर काट देते हैं। अब जरूरी नहीं है वायरस के डीएनए को ही काटें, ये किसी भी आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए खंडों को काट सकते हैं जिसमें उसके लिए एक विशिष्ट क्रम मिल जाए। अब वो विशिष्ट क्रम क्या है? विशिष्ट क्रम को बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं हम? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? ऐसे क्रम जहां पर चाहे हम देखो लिख ही दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या किया, मान लीजिए हमारा ये डीएनए को क्या किया हमने, थोड़ा सा इस तरीके से लगाया, ठीक है, इस तरीके से डीएनए लगाया, ठीक है। ये पांचवें सिरे से तीसरा सिरा है और ये पांचवें सिरे से तीसरा सिरा, ये एक ही डीएनए, ठीक है। GAAT कितने हो गए? 3TC, ठीक है। अब इसी के अपोजिट क्या करना, हमें इनको क्रम को लगा देना है भाई। अब C के सामने क्या लगा दो? G लगा दो। T के सामने A लगा दो। T के सामने A लगा दो, सॉरी T ही लगा दिया। T के सामने A लगा दो, यहाँ पर T लगा दो, यहाँ पर T लगा दो, यहाँ पर C लगा दो। C के सामने क्या लगाएंगे? G। T के सामने क्या लगाएंगे? A। T के सामने क्या लगाएंगे? फिर T लगा दिया, A लगाएंगे, फिर यहाँ पर A के सामने T, A के सामने T, यहाँ पर C, ठीक है भाई। देखो अगर हम पांचवें सिरे से पढ़ रहे तो GAATTC मिल रहा, फिर हम पांचवें से पढ़ रहे तो GAATTC मिल रहा। जैसे जहाज आपने देखा है, ये छोटे में आप लोग खेला करते थे, ऐसा शब्द पढ़ा जिसको हम आगे से भी पढ़ें तो भी वैसे ही बोला जाए, पीछे से भी पढ़ें तो भी वैसे ही बोले। तो देखो यहां से इस डायरेक्शन में पढ़ें तो भी जहाज है, इस डायरेक्शन में भी पढ़ें तो भी जहाज है। इसी प्रकार से हम पांचवें सिरे से इस वाले क्रम में भी जाएं तो GAATTC मिल रहा, और पांचवें वाले किनारे से इस तरफ आए तो भी हमारे क्या मिल रहा? GAATTC मिल रहा। अगर प्रतिबंधन एंजाइम को कुछ इस तरीके का कहीं भी क्रम मिल जाएगा, इस तरीके का सीक्वेंस कहीं लगा मिल जाए, तो वो तुरंत वहां पर डीएनए को काटना शुरू कर देता है। मतलब हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो उस जगह पर काम करता है जहां पर उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल जाए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब ये, हम चाहे उल्टा पढ़ें चाहे सीधा पढ़ें। उल्टा सीधे का मतलब ये है, चाहे हम इस वाले 5 से 3 सिरे की तरफ पढ़ें या इस वाले 5 से 3 सिरे की तरफ पढ़ें, अगर हमें दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम क्रम मिल रहा, सेम सीक्वेंस मिल रहा, तो हम क्या कहते हैं, क्या पढ़ें, क्या बोलते हैं उसे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। चाहे हम आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें, उसे हम क्या बोल देंगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल देंगे, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। जिनको आगे से पढ़ने पर और पीछे से पढ़ने पर समान प्रकार का उच्चारण हो तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं उसको? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि यहां से पढ़ने चालू कर दी, यहां से हमने पढ़ा फिर तो आप उसी पर आ गए, नहीं, हमेशा कैसे? पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ, पांचवें से तीसरे की तरफ, पांचवें से तीसरे की तरफ पढ़ने पर जब सेम उच्चारण हो, पांचवें से तीसरे की तरफ पढ़ने पर, पांचवें से तीसरे की तरफ पढ़ने पर जब सेम उच्चारण आए, उच्चारण तो समझते हो ना, बोलने में जो उच्चारण आए, तो वही हमारा क्या कहलाता? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता। तो जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, जहां भी उसे क्या मिलता? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल जाता है, तो वो डीएनए को क्या करता? उस जगह से काटना शुरू कर देता है। समझे? तो ये होता हमारा प्रतिबंधन एंजाइम। इसकी खोज कैसे हुई थी? 1963 में बैक्टीरिया जब देखा गया कि कुछ बैक्टीरिया के ऊपर जीवाणु भोजी का कोई असर नहीं हो रहा। अब असर क्यों नहीं हो रहा था? क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो एंजाइम उपस्थित थे। पहला एंजाइम कौन सा था? जो मिथाइल ग्रुप को क्या करता था? डीएनए के साथ जोड़ देता था। अब मिथाइल ग्रुप जो डीएनए के साथ जुड़ जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास कुछ जगह नहीं मिलेगी काटने के लिए, उसे समझ में नहीं आएगा कि ये डीएनए है या कुछ और है। लेकिन जैसे ही वायरस अपना डीएनए इसके अंदर डालेगा और उसे क्या मिलेगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोम अनुक्रम मिल जाएंगे,
वो तुरंत उसको काट के खत्म कर दे। इसलिए क्या कर रहा था, हमारा जो वायरस था वो अपनी वृद्धि नहीं कर पा रहा था, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। आया समझ में। इस प्रकार से क्या होती, प्रतिबंधन एंजाइम की खोज हुई थी। फिर बाद में पता है आपको कि वैज्ञानिक को थोड़ा बहुत कुछ क्लू मिल जाए, फिर वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। फिर उन्होंने लगा दी झड़ी भाई ढूंढने की, उन्होंने फिर इतने सारे प्रतिबंधन एंजाइम ढूंढे कि पूछो ही मत। तो जो सबसे पहले प्रतिबंधन एंजाइम ढूंढा गया था वो हमारा कौन सा था, हिंड सेकंड। कौन सा खोजा गया था, हिंड सेकंड। अब कुछ कह रहे होंगे हिंड सेकंड, नाम में सेकंड आ रहा हो, आप कह रहे पहले खोजा गया था। तो खोजने में और निकालने में फर्क होता है। जो हिंड सेकंड था उसको खोज पहले लिया गया था, लेकिन जो सेकंड जो बाद में जो शब्द लिखा रहता, देखो ऐसे लिखा रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है, हिंड सेकंड। तो ये जो सेकंड नंबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पहले खोजा तो इसको उसको दिखाते हैं, इसको हम इनका सबका मतलब बताएंगे। ये एंजाइम होते हैं। तो ये जो एंजाइम होते हैं इनको ऐसे ही नहीं लिख देते कि हमारा मन हुआ तो हमने हिंद लिख दिया, हमारा मन हुआ था इको R1 लिख दिया, या इको RY13, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। इनके हर एक चीज के, इनका जो नामकरण है, इनका कोई ना कोई क्या मतलब है, ठीक है। कैसा मतलब, चलो इनका नामकरण ही सिखा देते हैं। मान लीजिए प्रतिबंधन एंजाइम समझ में आ गया, कहां से मिला था मैं, प्रतिबंधन एंजाइम क्या था, बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है, जो क्या करता है, डीएनए को विशिष्ट जगहों से काटना शुरू कर देता। अब उन विशिष्ट जगहों को हमने क्या बोला था, पैलेंड्रोम बोला था। क्या बोला था इनको हमने, पैलेंड्रोम बोला था, पैलेंड्रोम क्रम या पैलेंड्रोम सीक्वेंस, ठीक है। जिनको आगे से और पीछे से पढ़ने पर क्या हो, समान उच्चारण हो, तो इसे हम पैलेंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे जहाज, या एनसीईआरटी बुक में लिखा मलयालम, ठीक है। और भी जो भी आपके सही लगे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। अभी हमें क्या बताना था, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उनका जो नामकरण होता है वो किस आधार पर होता है। देखो जैसे शुरुआत में जो कैपिटल H लिखा है ये उसके वंश को बताता है। देखो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने निकाला कहां से, बैक्टीरिया से निकाला, तो बैक्टीरिया के आधार पर ही हम इनका नामकरण करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर H लिखा सबसे पहले, तो इस H का मतलब है हीमोफिलस। क्या मतलब है इसका, हीमोफिल्स या हीमोफिलस, जो भी सही लगे आपको। तो H तो हो गया भाई हमारा, और N का मतलब क्या है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। और D होता है उसका स्ट्रेन या प्रभेद, अभी इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। और ये जो रोमन अंकों में संख्या लिखी है इसको पृथक्करण नंबर लिखा है, ये पृथक्करण संख्या है। अब किसकी पृथक्करण, कौन सी पृथक्करण, ये अभी हम बताएंगे। देखो जो आगे हीमोफिलस कैपिटल H से लिखा, ये दिखाता बैक्टीरिया के वंश को, किसको दिखा रहा, बैक्टीरिया के वंश को। और इन्फ्लुएंजा दिखाता है उसकी जाति या स्पीसीज को, जिसको हमने स्मॉल स्मॉल लेटर में लिखा है। और डी दिखाता प्रभेद को। अब जैसे बैक्टीरिया के कई रूप होते हैं ना, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है तो इसके कई सारे रूप होंगे। जैसे कि हमारा कोरोना वायरस था, इसके आपने कई स्ट्रेन सुने थे, कोविड-19 जो कोरोना आया था उसके भी आपने स्ट्रेन शब्द सुने थे। स्ट्रेन मतलब होता रूप, तो बैक्टीरिया के कौन से रूप से ये निकाला गया था, तो डी स्ट्रेन वाले से ये निकाला गया था। और ये जो रोमन अंकों में लिखा है इसका मतलब ये कितने नंबर कब निकाला गया था, तो ये दूसरे, सबसे पहले कोई और हिंड फर्स्ट निकाला गया होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर हिंड सेकंड निकाला गया होगा। तो बैक्टीरिया से कब हमने इस प्रतिबंधन एंजाइम को निकाला, ये उसके नंबर को दिखाता है, ये उसकी खोज को नहीं दिखाता। कि हमने बोल दिया कि हिंड सेकंड का सबसे पहले खोज हुई थी, तो हिंड सेकंड की पहले खोज हुई थी, इसका मतलब ये नहीं कि हिंड सेकंड यहां पर फर्स्ट लिखना चाहिए था। हिंड सेकंड का मतलब है ये दूसरे नंबर पर पृथक्कृत किया गया था, समझे आप। जो हिंड फर्स्ट था उसको पहले पृथक्कृत कर लिया गया था, लेकिन उसकी खोज पहले नहीं होती, मतलब इसकी खोज हुई, फिर उन्होंने ध्यान भूल गया कि इसको बाहर भी निकालना है। इसके 5 साल बाद 5 वर्ष बाद आए, उन्होंने फिर इसको निकाला, ठीक है। तो जब इसको निकाला तो उसके पहले कोई और प्रतिबंधन एंजाइम निकल चुका था बैक्टीरिया से, इसलिए इसको क्या हिंड सेकंड का नाम दे दिया गया। थोड़ा कंफ्यूजन के लिए ये रखा गया कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, पेपर में आ गया। तो H किसको दिखा रहा है, हीमोफिलस को, ठीक है, वो उसके वंश को दिखाता। इन मतलब होता है इन्फ्लुएंजा, जो किसको दिखाता है, उसकी जाति को दिखाता। डी स्ट्रेन या उसके प्रभेद मतलब होता है रूप, ताकि आप समझ सकें रूप। और सेकंड नंबर पृथक्करण संख्या, कहां से, बैक्टीरिया से या जीवाणु से, बैक्टीरिया से। तो ये इस प्रकार से हमारी क्या होती है, मतलब प्रतिबंधन एंजाइम की खोज होती है। अब प्रतिबंधन एंजाइम भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है।
अब एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं और एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं ये भी हमें आपको बता देता है, तो इसको पहले बता ही दे, फिर बाद में एनसीईआरटी की रीडिंग कराएंगे। चलो, तो इसके लिए आपको पहुंचना पड़ेगा थोड़ा यहाँ तक। यहाँ तक क्यों, अभी इसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक नहीं पहुंचना तो यहीं पर आइए, यहीं पर एक पेज ऐड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा डीएनए है ये, ठीक है, डीएनए ये 5वां सिरा और ये तीसरा सिरा, ये तीसरा सिरा और ये 5वां सिरा। हमने आपको बताया 2 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिले थे, 2 प्रकार की हमें आरई मिली थी। एक मिली थी हमें एक्सोन्यूक्लियस आरई, और एक मिला था हमें क्या, एंडोन्यूक्लियस आरई। अब इनके नाम से आपको पता चल रहा होगा, एक्सो मतलब बाहर से, एंडो मतलब अंदर से। एक्सोन्यूक्लियस ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे जो डीएनए को क्या करते थे, बाहर से कट करते थे। मतलब बाहर से मतलब कहीं यहाँ किनारों से, यहां से कहीं से कट कर रहे थे, तो वो कोई मतलब के नहीं थे। ठीक है, तो इनका कोई उपयोग नहीं है हमारी किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, नाम बताना जरूरी था इसलिए आपको बताया। और जो हमारे एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये क्या होते हैं, कहीं बीच में यहां से कहीं से क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, और इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, सब पढ़ना है। तो इतना समझ में आ गया, तो अब पढ़ते हैं हम इसमें आगे। वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को करते थे, रोक देते हैं। इनमें से एक डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता है जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। जो एंजाइम डीएनए को काटता है उसी को हमने क्या बोला, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस बोला। क्या बोला उन्हें, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो प्रथम फर्स्ट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, हमारा हिंड सेकेंड था, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड को विशिष्ट क्रम पर निर्भर है। यह 5 वर्ष बाद पृथक किया गया और पहचाना गया। इसकी खोज पहले हो गई थी लेकिन बाद में निकाला इसको बाद में गया था। ऐसा पाया गया कि जो हिंड सेकेंड है, डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 कारक युग्म या बेस पेयर का एक विशेष अनुक्रम होता है। इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंड सेकेंड को पहचान अनुक्रम कहते हैं। और जो हिंड सेकेंड के अलावा आज 900 से भी अधिक क्या होते हैं हमारे पास, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जिनको कहां से निकाला गया है, 230 बैक्टीरिया से अधिक से निकाला गया। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचानते हैं। इन एंजाइमों के नामकरण में परंपरा अनुसार पहला जो शब्द है वो वंश को दिखाता है, आपको बताया था वो वंश को दिखाता है, दूसरा उसकी जाति को दिखाता है, दूसरा बात तीसरा, इनमें आई और एन था। ठीक है, दूसरा एवं तीसरा उसको क्या दिखा रहा है, उसकी जाति को दिखा रहा, कहां गया, जाति से लिया गया। ठीक है, और डी उसके प्रभेद को दिखाता है और रोमन अंक उसके पृथक्करण संख्या को दिखाता है। जैसे इकोआर में ई एस्चेचिया उसका वंश है और सीओ कोलाई क्या उसकी प्रजाति है, आर उसका प्रभेद है और फर्स्ट नंबर इसको क्या किया था, पृथक किया गया था। इसी प्रकार से जो भी आपको मिल जाए आप समझ जाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये आते हैं, पूछ लिया जाएगा कि आपको पहला नंबर क्या दिखा रहा। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियेजेस कहलाने वाले एंजाइमों के बड़े वर्ग में आते हैं। एक्सोन्यूक्लियस 2 प्रकार के होते हैं एवं एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ शब्दों का हेर फेर होगा, आपको इतना समझना है कि जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे वो 2 प्रकार के थे, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जो अपने क्या थे, एक्सोन्यूक्लियस तो वो किनारों से काटते हैं, जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, बीच से घुस करके काटते हैं, जो हमारे काम के होते हैं। पहले वो पूरे को समझेंगे, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो पूरे डीएनए पर घूमेगा, पहले जहां पर भी उसके हिसाब का अनुक्रम मिल जाएगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल जाएगा, वहीं पर वो उसको काटेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं से भी उठा के काट देगा। यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पर आ जाता तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा द्विकुंडलिनी की दोनों लड़ियों को शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। अभी आपको बताएंगे कहां काटता और कैसे काटता, बस थोड़ा सा पेशेंस। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता। आगे वही चीज, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये पहचानेगा और उसी जगह पर ये काट देगा। बस आपको थोड़ी सी चीज बतानी थी, ये शर्करा फॉस्फेट, ये भी आपको बता देंगे। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूर पर लेकिन विपरीत लड़ियों में दोनों समान क्षारकों के बीच में काटते हैं, जिसके फलस्वरूप सिरों पर एक लड़ीय भाग रह जाता है। प्रत्येक लड़ी में प्रालंबी फैलाव मिलते हैं जिन्हें चिपचिपा स्टिकी एंड कहते हैं। स्टिकी एंड का भी मतलब बताएंगे। अब आए हैं तो पूरी थ्योरी पढ़ा दें, नहीं पढ़ा रहे थ्योरी। अब यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे मिल रहे हैं जो थोड़ा सा ऊपर से जा रहे हैं। क्या हुआ जी, हमारे डीएनए थे, क्या थे हमारी, ये डीएनए था। अब ये डीएनए पे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शायद नहीं देख पा रहे तो आप थोड़ा सा क्या कीजिए, एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए थोड़ी देर के लिए।
थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए। तो यहां पर आप पढ़ पा रहे होंगे GAATTC, GAATTC। क्या यहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं मिल रहा? यहां पर भी GAATTC, GAATTC, यहां पर भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल रहा। तो हमारा क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर काम किया, यहां पर उसने काम किया, उसको यहां पर इतने भाग को क्या कर दिया, उसने काट करके अलग कर दिया, और इस पर काम किया यहां से, तो उसने इतने वाले भाग को काट करके अलग कर दिया। अब आपको पता है कि जैसे ये है, और दूसरे कलर से क्या बना दें हम, ये, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में क्या होगी, ये आपस में ऐसे तरीके से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो काटने के तरीके बता रहे, ये होते हैं हमारे स्टिकी एंड। जो यहां पर आपको कटी हुई चीजें दिख रही हैं, यहां पर ये जो चीजें कटी हुई दिख रही हैं, ये इस तरीके कटा हुआ है, ये हमारा होता स्टिकी एंड। तो अब स्टिकी के अलावा कौन सा होता है, देखो इस तरीके के, मान लो हमारा सीक्वेंस था डीएनए का, ठीक है, इस तरीके का सीक्वेंस था। हमने क्या किया, डीएनए यहां से काम किया, और उसने काम करके कैसा काटा, एकदम सपाट काट दिया पूरा, इस तरीके से काट दिया, इस तरीके से, और इसको भी इसी तरीके से काट दिया, इसको भी इस तरीके से काट दिया। जब इस तरीके से काटेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, जुड़ाव अच्छा नहीं हो पाएगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा या उनमें जो भी बंध बनेगा वो अच्छा नहीं बन पाएगा, मजबूत नहीं बन पाएगा। इसलिए हमेशा कौन सा वाला सही रहता है, जो स्टिकी एंड बनते हैं, जो चिपचिपे सिरे बनते हैं, चिपचिपे सिरे होंगे तो वो जल्दी चिपक जाएंगे। अब यहां पर क्या करता है, ये किसको तोड़ा इसने, इसको तोड़ा किसने, यहां पर हमारे किसको, फॉस्फेट ग्रुप को। यहां पर जो फॉस्फेट और शुगर की चेन, यहां पर ये पीछे वाले हिस्सों में यहां पर शुगर और फॉस्फेट की चेन ही तो होती है, सबसे पहले वही टूटेगी, उसके बाद यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, समझे। और उसके बाद क्या होती है, चिपचिपे सिरे बनते हैं जो आपस में ऐसे तरीके से जुड़ जाते हैं। इनको जोड़ने का काम किसका था, डीएनए लाइगेज का काम था। आया समझ में? क्या किया हमने, ये हमारे पास बाहरी डीएनए, ये प्लाज्मिड है, ठीक है। बाहरी डीएनए को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया, प्लाज्मिड को भी काट दिया, इस बाहरी डीएनए को उठा करके ये जोड़ दिया हमने इसके साथ, ठीक है। और इसको प्रवेश करा दिया किसके साथ, हमने कोशिकाओं के अंदर। फिर कोशिकाएं विभाजित होती रही, तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये भी हमारे क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। इतना सादा हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेकर के, आप फालतू में ही परेशान हो रहे थे। इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह अपने पूरा कटे प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। देखो जो लाइगेज एंजाइम था, यहाँ पर लाइगेज की बात की गई क्या, नहीं बात की गई। चिपचिपे सिरे की बात की, चिपचिपे सिरे क्या होते हैं, चिपचिपे सिरे क्या होते हैं, आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, जिससे हमें फर्क ही नहीं पता चलता कि कौन दूसरे का है कौन अपना है, ठीक है, आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं। सिरों का यह चिपचिपा एंजाइम डीएनए लाइगेज के कार्य में सहायता प्रदान करता है, और डीएनए लाइगेज को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा, आराम से वो जुड़ जाते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के रिकॉम्बिनेंट अणु बनाने में किया जाता है, जो विभिन्न स्रोतों या जीनोम से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों में, देखो जिस प्रतिबंधन एंजाइम से हम प्लाज्मिड को काटेंगे, उसी प्रतिबंधन एंजाइम से हम क्या करेंगे, वांछित डीएनए को भी काटेंगे। ये चीज आपको पिछले लेक्चर में भी बताएगी, क्यों, क्योंकि जब हम सेम डीएनए सेम आरई से काटेंगे तो उनमें सेम तरीके क्या होंगे, खंड बनेगा, आपस में उनमें जुड़ने में भी क्या होगी, सहायता होगी, आपस में वो तरीके से जुड़ जाएंगे। चिपचिपे सिरे होते हैं जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में किनारा से किनारा क्या होता, जुड़ जाता है। जब तक संवाहक व स्रोत डीएनए एक ही प्रतिबंध एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते हैं, तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर अणु का निर्माण नहीं हो सकता है। लो भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर को, प्लाज्मिड को और किसको, हमारे वांछित डीएनए को सेम किसके द्वारा काटना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या आरई के द्वारा काटा होना चाहिए, तभी क्या होंगे, उनमें आपस में क्या होंगे, अच्छे बॉन्ड बनेंगे। ये आज का जो चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, चैप्टर नहीं, खुश मत हो जाना, चैप्टर नहीं अभी कंप्लीट हुआ हमारा, क्या कंप्लीट हुआ, टॉपिक। और इस टॉपिक में हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा, प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में पढ़ा। तो इसको जल्दी से हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं ताकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए चीजें। तो देखो भाई क्या बात है, करीब 2-3 लाख साल पहले की, ठीक है, गलत बात, अच्छे से पढ़ाइए। बात है सन 1963 की, ठीक है। उस टाइम पर वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके ऊपर किसका, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था, ठीक है।
जब उनके ऊपर अध्ययन किया गया तो उसमें देखा गया कि उसके अंदर दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम होता है जो मिथाइल ग्रुप को बैक्टीरिया के डीएनए से जोड़ देता है, ठीक है। दूसरा एंजाइम क्या करता है, जो भी वायरस बाहर से आया है, वायरस का जो भी डीएनए बाहर से आया उसको काट करके खत्म कर देते थे। इस वजह से वायरस अपनी वृद्धि नहीं कर पाता था, किसमें, बैक्टीरिया। फिर जब उस एंजाइम को बाहर निकाला गया तो उसका नाम रखा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। बाद में देखा गया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या थे, अपने कई प्रकार के थे, ठीक है, दो प्रकार के थे। कौन कौन से, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस थे वो क्या करते थे, डीएनए को एकदम किनारों से काटते थे, जिनका कोई मतलब नहीं रह जाता था। और एक होता था हमारा एंडोन्यूक्लियस जो बीच से काटता था। बीच से क्या करता था, ये दो प्रकार से काटता था, या तो ये ब्लंट बनाता था, ब्लंट मतलब भोथरा, भोथरा मतलब चिपचिपे नहीं, जैसे ये इस टाइप के, इस तरह के खंड, ठीक है। और चिपचिपे क्या होते हैं हमारे, इस तरह के, ठीक है, इस तरीके की। इन दोनों में आपस में क्या होगा, अच्छा बॉन्ड बनेगा, इनकी कंपैरिजन में इनके बीच में क्या होगा, अच्छा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो चिपचिपे बनाता था और ब्लंट एंड बनाता था। तो हमें कौन से, चिपचिपे वाले हमारे लिए लाभदायक हुए। क्यों, क्योंकि इससे क्या होते हैं, आपस में उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे बनेंगे और डीएनए लाएगा, उसको मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी और काम भी अच्छे से कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंध एंजाइम काम करता था। अब इनका जो नामकरण होता है वो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने हिंड लिया, ठीक है, हिंड सेकंड हमने एंजाइम लिया, तो ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जिसकी खोज हुई थी। तो हिंड में जो कैपिटल एच है वो उसके दिखाता जीनस या वंश को दिखाता। आई एन, एच किससे लिया गया, हीमोफिलस से। आई एन इन्फ्लुएंजा से लिया गया, तो जो आई एन है वो उसकी दिखाता जाति को। और डी है, डी किससे, डी क्या दिखाता, उसके प्रभेद या स्ट्रेन को दिखाता। और जो सेकंड है, सेकंड मतलब ये है कि बैक्टीरिया से ये दूसरे नंबर पर अलग किया गया था। खोज का कोई मतलब नहीं है उससे, ये आपको पता होना चाहिए, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। खोज से कोई लेना देना नहीं है, हिंड सेकंड को पहले खोजा गया था, निकाला उसको बाद में गया था, समझे आप। तो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत कठिन नहीं था, बहुत आसान था। अभी तक आप लेक्चर में बने रहे तो आपके लिए बढ़िया सा थैंक यू रहा है। और मिलते हैं अपने क्या नए लेक्चर में, ठीक है। अब थोड़ा बहुत सर्दी बढ़ रही है, अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखो, मौसम चेंज होते हैं तो सर्दी जुकाम होते हैं। तो अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ाई अच्छे से करते जाइए, पढ़ाई बढ़ाइए, ठीक है, और स्वास्थ्य पर ध्यान भी दीजिए। बाकी इनका वन शॉट देंगे तो बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। अभी आप धीरे धीरे करते आइए, वन शॉट आपको मिल ही जाएगा इसका। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।